हेलो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही प्यारी और दिल को छू लेने वाली है। आज की कहानी है बूढ़ी माँ पर बेटों का अत्याचार। शीला जी सुबह सुबह उठकर पूजा पाठ किया करती थी। पति के जाने के बाद उन्होंने अपना पूरा समय पूजा पाठ में ही लगा दिया था, जिस कारण उन्हें अकेलापन भी महसूस नहीं होता था। एक दिन की बात है, शीला जी रामायण का पाठ कर रही थी। तभी बहू ने उनके हाथ से रामायण की किताब छीनकर दूर पटक दे मारी। बुढ़िया, वैसे तो एक काम बता दो तो तेरे घुटनों में दर्द हो जाता है। अब यहाँ 2 घंटे से बैठकर भगवान का जाप कर रही है, तब तेरे घुटनों में दर्द नहीं हो रहा। चल चुपचाप छत से पोछा लेकर आओ। शीला जी बोली, बहू मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, सीढ़ियों पर चढ़ा नहीं जाता। अगर मैं फिसल गई तो तुम्हारा ही खर्चा बढ़ जाएगा। रमा गुस्से में बोली, बुढ़िया तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे ना बोलने की। चुपचाप होकर पोछा लेकर आओ, वरना तेरा वह हाल करूँगी। कि शीला जी चुपचाप छत पर पोछा लेने के लिए चली गई, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों से आ रही थी, उनका पैर फिसला और वे नीचे आ गिरी। और उनकी तेज गिरने की आवाज़ सुनकर रमा दौड़ती हुई आई और पोछे को टूटा हुआ देखकर शीला जी को 2 लात मारकर बोली, बुढ़िया खाने के नाम पर तो किचन में जो मिलता है उसे चट कर जाती है। तुझसे दौड़कर यह एक पोछा नहीं लाया गया। शीला जी दर्द से बिलबिला रही थी। उन्हें दर्द में देखकर भी रमा के दिल में दया नहीं आई, बल्कि वह तो गुस्से में बाथरूम से एक थपकी लेकर आई और जैसे ही मारने चली कि उसकी गाल पर पड़े थप्पड़ की आवाज़ से उसके कानों के दोनों पर्दे खुल गए। माँ जी आप ठीक तो है ना? शीला जी उसे चेहरे को देखते हुए पहचाना और शीला जी बोली, बेटा तुम यहाँ कैसे? माँ जी मैं आपको और बाबूजी का हाल चाल पूछने आया था। बहुत दिन हो गए आप लोग दिखे ही नहीं। बाबूजी कहाँ है? उस लड़के ने इधर उधर देखकर पूछा तो शीला जी की आंखें भर आई और वह बोली, बेटा वह मुझे अभागन को इस दुनिया में दर दर की ठोकर खाने के लिए अकेला छोड़कर चले गए। इतना सुनते ही वह लड़का शीला जी के कदमों में बैठकर फूट फूट कर रोने लगा और बोला, माँ जी आप चलिए मेरे साथ, आप मुझे अपना बेटा ही समझिए। हाँ आपको ऐसा घर तो नहीं मिलेगा रहने के लिए, पर जिस तरह से मैं गुजारा कर रहा हूँ, आपसे वादा करता हूँ आपको भूखे नहीं रखूँगा। शीला जी बोली, नहीं बेटा मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। अब मेरी ज़िंदगी बची ही कितनी है, जैसे तैसे गुजार लूँगी। बहुत देर तक वह लड़का शीला जी का हाल चाल पूछकर वहाँ से वापस चला गया। तो रमा को समझ नहीं आ रहा था आखिर यह कौन था जो इस बुढ़िया से इतनी हमदर्दी दिखा रहा था। रमा शीला जी को आंखें दिखाते हुए बोली, बुढ़िया कौन था यह? कौन कौन से तूने यार पाल रखे हैं? शीला जी बहू को कुछ जवाब नहीं दिया और लंगड़ाते हुए सीधा अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई। उनकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। उनके पति हरि बाबू एक सीधे साधे इंसान थे। उनके 2 बेटे पढ़ लिख कर अपने अपने गृहस्थी के हो गए थे। हरि जी एक दिन रात को खाना खाकर सो गए, पर सुबह उठ नहीं पाए क्योंकि उनके लकवा लग गया और उनके एक पैर में लकवा से वह खुद से चल फिर भी नहीं पा रहे थे। बेटे बहू ने उनसे बिल्कुल ही मुँह फेर लिया था। अस्पताल में 2 दिन रख कर ही डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी जबरदस्ती घर ले आए। फिर इतना खर्चा इन पर कौन करेगा? शीला जी बेचारी पति को खुद ही कंधे का सहारा देकर डॉक्टर के पास लेकर जाती, क्योंकि टैक्सी और ऑटो के पैसे बेटों ने देने से मना कर दिया था। उनके पास जितने भी पैसे बचे थे उसी में से अपने पति का इलाज करा रही थी। एक दिन रंजीत की नज़र जैसे ही शीला जी पर पड़ी, वह दौड़कर उनके पास आया और बोला, माँ जी क्या हुआ? बाबूजी को क्या हुआ? रंजीत हरि जी के दोस्त का लड़का था, लेकिन रंजीत के माँ बाप दोनों ही इस दुनिया में नहीं रहे। हरि जी ने ही उसे पढ़ाया लिखाया, इसलिए रंजीत शीला जी और हरि जी को अपने माँ बाप के समान मानता था। शीला जी ने कहा, इनके लकवा लग गया है एक पैर में, बस डॉक्टर के पास ले जाती हूँ रोजाना चेकअप के लिए, कहकर शीला जी की आंखें भर आई। तो रंजीत को समझते देर न लगी। उसने हरि जी को अपने कंधे पर डाला और अस्पताल दिखाने ले गया। यह रंजीत का अब हर हफ्ते का काम हो गया था। रंजीत हर बार हरि जी को कंधे पर डालकर अस्पताल ले जाता और उन्हें घर के बाहर लाकर छोड़ देता। जो
एक खुद का बेटा भी नहीं कर सका, वो सब रंजीत ने किया। शीला जी और हरी जी के लिए तो वह किसी बेटे से कम नहीं था, पर इतना सब कुछ करने के बाद भी हरी जी उन्हें अकेले छोड़कर चले गए थे। अचानक कुछ गिरने की आवाज़ से शीला जी अपने ख्यालों से बाहर आई और वह अपनी बहू से बोली, अरे बहू, एक कप चाय तो दे दे, सूखी रोटी गले में फंसती है। रमा गुस्से में बोली, घर में दूध खत्म हो गया है बुढ़िया, पानी तो पड़ा है ना कमरे में, उसमें डुबो के खा ले, और फिर कुछ दोबारा मांगा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, रमा ने बाल बनाते हुए कहा। रमा ध्यान से काजल डाल रही थी कि तभी किसी ने उसके चेहरे पर दूध दे मारा। दूध की बौछार से रमा हड़बड़ा कर कहती है, तुमने यह क्या किया? तुम्हारी इतनी हिम्मत? रुको, तुम्हारे भैया को बुलाती हूँ। हाँ बुला लो, जिसे बुलाना है बुला लो, मैं भी किसी से डरता नहीं हूँ, रवि ने कहा। कि तभी रमा का पति सूरज गुस्से में घर में घुसता है और रवि से कहता है, यह कैसी हरकत है रवि, विदेश से लौटे हो तो क्या जो मर्जी सो करोगे? तुम्हारी भाभी है, तुम्हारी माँ समान, और तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, अपमान कर रहे हो। वाह वाह भैया, जिस घर में माँ को माँ नहीं माना जाता, यहाँ मुझे ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं कि क्या सही है और क्या गलत, रवि ने कहा। वैसे मुझे एक बात बता दो, तुझे कब से माँ की इतनी फिक्र होने लगी? खुद जाकर विदेश में बस गया और इस बुढ़िया को हमारे गले बांध दिया, एक बार भी फिर झांकने नहीं आया और अचानक आकर माँ की इतनी तरफदारी कर रहा है, सूरज ने कहा। यह सारे शोर सुनकर शीला जी धीरे धीरे चलकर कमरे से बाहर आई और इतने सालों बाद रवि को देखकर चौंक जाती है। लगभग 5 साल पहले रवि विदेश में काम करने गया था। पहले तो अपने घर पर हमेशा ही फ़ोन करता था, पर रवि ने वहाँ शादी कर ली। उसके बाद उसने फ़ोन करना बंद कर दिया। जो कभी शीला जी फ़ोन करती तो वह फ़ोन काट देता। तो इस पर सूरज अपनी माँ से कहता, इसे पिताजी थे तब वो इसे पैसे देते थे, तब तक यह सही था, और अब जब पता ही है इसे यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, अपना असली रूप दिखा दिया। सूरज और रमा शीला जी के कान भरने लगे और यह साबित कर दिया कि रवि उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता है। उस वक्त सूरज और रमा उनसे अच्छा व्यवहार रखने लगी ताकि शीला जी के नाम घर वह अपने नाम कर सके। और इसी तरह बातों ही बातों में एक दिन सूरज ने धोखे से घर अपने नाम कर लिया। घर उनके नाम होते ही सूरज और रमा का रवैया भी पूरी तरीके से बदल गया। रमा तो अपनी सास के साथ नौकरों जैसा सलूक करती थी, उन्हें दाने दाने को मोहताज रखती थी। एक दिन की बात है, बारिश होने वाली थी और छत पर पोछा पड़ा था, तो रमा ने अपने कमरे में लेटे लेटे शीला जी को आवाज़ लगाकर छत पर से पोछा लाने को कहा, जिस पर शीला जी ने अपने घुटने दर्द की वजह से धीरे धीरे जाती है। बारिश शुरू हो जाती है। जल्दी जल्दी आने के चक्कर में वह फिसल कर गिर जाती है। उन्हें काफ़ी चोट भी आती है, जिससे उनकी आवाज़ ज़ोर से निकल जाती है और उनकी आवाज़ से रमा दौड़ कर आती है और शीला जी को यूं नीचे गिरा देखकर उसे दया नहीं आती। का पोछा टूट जाने की वजह से वह आग बबूला होकर उन्हें 2 लात मारकर कहती है, कमबख्त, इस बुढ़िया ने तो नरक मचा रखा है। खाने के नाम पर तो यह रसोई में जो भी पड़ा होता है सब चट कर जाती है, पर काम के समय इसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, ध्यान से चला भी नहीं जाता। शीला जी रोने लग जाती है। एक तो गिरने की वजह से उनसे खड़ा भी नहीं हो पाया जा रहा था, ऊपर से बहू के ताने और मार खाकर वह अपने जीवन से विरक्त हो चुकी थी। वह हर रोज़ ईश्वर से उसे उठा लेने की प्रार्थना करती थी, पर भगवान भी पता नहीं उनके दुख देखकर खुश थे। इस तरह शीला जी बड़े कष्ट में अपना जीवन काट रही थी। इसी बीच रमा अपने कॉलेज दोस्तों को घर पर 1 हफ्ते के लिए बुला लिया था। अपने दोस्तों के सामने भी रमा शीला जी को जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अपने दोस्तों के साथ खुद दिन भर गप्पे मारती, पार्टी करती, जबकि शीला जी नाश्ता बनाना, खाना बनाना, यहाँ तक कि घर में मौजूद सभी के कपड़े धोने का जिम्मा शीला जी पर था। दिन भर बूढ़ी शीला जी दर्द में भी काम करके पूरे तरीके से थक जाती और जहाँ जगह मिलती वहीं सो जाती। एक शाम वह किचन में ही सो गई। रमा और सूरज उन्हें आवाज़ दे रहे थे, पर उनकी नींद नहीं खुली। तो सूरज जाकर रसोई में अपनी माँ को सोता देखकर
उन्हें एक लात मारकर जगाकर कहता है, जब देखो खाना और सोना, और कोई काम है भी या नहीं आपको। शीला जी की अचानक नींद टूटने से उन्हें काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, नालायक, अपनी माँ को लात मारते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आती। मेरा घर हड़प लिया और मुझे नौकरानी बनाकर ज़्यादा खुश मत हो। अब मैं भी तुझे कोर्ट तक ले जाऊंगी, तुम सबको अंदर कराऊंगी। अब मैं तुम्हारे अत्याचार और सहन नहीं करूंगी। शीला जी की यह बात सुनकर रमा और सूरज जोर जोर से हंसने लगते हैं और फिर सूरज कहता है, कोर्ट में जाएगी, जाओ ना बुढ़िया। फिर उसके लिए सबूत और पैसे दोनों हैं ना आपके पास, वरना फिर इस पागल बुढ़िया की बातों का यकीन कौन करेगा। पागल बुढ़िया होगी तेरी सास। शीला जी ने सूरज से कहा। क्या कहा बुढ़िया? तूने मेरी माँ को पागल कहा? रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। यह कहकर रमा जोर से शीला जी के गाल पर थप्पड़ जड़ देती है। अरे रमा, तुम क्यों गुस्सा हो रही हो? यह पागल है, यह हम नहीं, इनकी डॉक्टरी जांच कहती है। सूरज यह कहकर अपनी माँ से कहता है, माँ, हम पहले ही जानते थे कि आप ऐसा कभी न कभी तो करेंगी, इसलिए हमने आपका मेडिकल सर्टिफिकेट पहले ही बनवा रखा है, ताकि जब आपको ऐसे हमारे प्रति अच्छे अच्छे विचार आए, आप चीखने चिल्लाने के अलावा और कुछ ना कर सकें। क्या तूने अपनी माँ को पागल साबित कर दिया है? यह कहकर शीला जी रोने लगी और सूरज और रमा उन्हें जोर से धक्का देकर हंसते हुए किचन से बाहर चले जाते हैं। अब शीला जी के पास रोने और अपने इन हालातों से समझौता करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था और आज अपनी बहू से एक कप चाय मांग रही थी, क्योंकि रमा उसे हर रोज बासी और सूखी रोटियां ही देती थी। और तभी रवि घर पर आकर सब कुछ अपनी आंखों से देख लेता है। वह सीधा रसोई में जाकर दूध देखकर उसे उठाकर रमा के चेहरे पर मार देता है। इतने सालों बाद अपने छोटे बेटे को अपने लिए खड़ा देखकर शीला जी के आंसू बहने लगते हैं और रोते रोते ही वह रवि से कहती है, बेटा, अच्छा हुआ तू आ गया, ले चल मुझे यहाँ से। देख इन्होंने मेरी क्या हालत कर दी है, मुझे लात मारते हैं, खाना नहीं देते और तो और मुझे पागल साबित कर दिया है। चिंता मत करो मम्मी, मैं आपको लेने ही आया हूँ। पहले मैं सेटल नहीं था, इसलिए आपको अपने पास नहीं ले जा पाता था, पर अब आपका बेटा आ गया है तो अब आपको इनके साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा। पता है मम्मी, आप जल्दी ही दादी बनने वाली हैं। रवि ने कहा। क्या तूने शादी कर ली? शीला जी ने कहा। हाँ माँ, मैंने सिया से शादी कर ली। वह भले ही विदेश में पली बड़ी है, पर वह दिल से भारतीय ही है। जब उसे पता चला कि मेरा परिवार भारत में है, वह यहाँ आना चाहती थी, पर उसके ऐसी हालत में मैं उसे इतनी दूर नहीं ले जा सकता था, इसलिए आपको उसके पास ले जाऊंगा। देखना, वह आपको देखकर कितना खुश हो जाएगी, रवि ने कहा। उसके बाद रवि शीला जी को लेकर विदेश चला जाता है। शीला जी जब हवाई यात्रा कर रही थी तो उन्होंने आज अपनी आज़ादी का अनुभव हो रहा था। वह खुद को बड़ी किस्मत वाली समझ रही थी कि क्या हुआ जो एक बेटे ने मुझे खून के आंसू रुलाया, मेरा दूसरा बेटा मेरे आंसू तो पहुँचने आया। अब वह अपने जीवन के आखिरी दिन सुकून से बिताएगी। यह सोचती हुई रवि के साथ विदेश चली गई। घर काफ़ी बड़ा तो नहीं था, पर बहुत प्यारा सा लग रहा था। रवि शीला जी को सोफे पर बिठाकर अपनी पत्नी सिया को आवाज़ लगाता है। रवि की आवाज़ सुनकर सिया कमरे से बाहर धीरे धीरे चलकर शीला जी के पास आती है। सिया के बच्चे होने का आखिरी समय चल रहा था। शीला जी बहुत ही खुश होती है। यह विदेश में रहकर भी अपने संस्कार नहीं भूली और एक मेरी वह बहू है जो भारत में रहकर भी हमारे संस्कारों से कोसों दूर है। फिर सिया कहती है, मम्मी आप थक गई होंगी, आप जाकर आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। शीला जी भावुक होकर कहती है, तुम्हारी ऐसी हालत है, ज़्यादा काम नहीं करो, मैं तो हूँ ना, जो भी खाने पीने का मन हो मुझे बता देना, मैं बना दिया करूँगी। ठीक है मम्मी, जैसा आप कहें। मम्मी, रवि मुझसे कहता था कि मेरी मम्मी ऐसी है वैसी है, पर आज मुझे आपसे मिलने का मौका नहीं मिल गया और जितना मैंने सुना था रवि से, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी हैं। सिया ने कहा, ठीक है बहू, अब बहुत हो गई मेरी तारीफ,
अब तुम जाकर आराम करो, मैं रवि की मदद से तुम्हारे लिए सवैया बनाकर ले आती हूँ। तुझे पता है अब तक मेरे पोते या पोती को अच्छा स्वादिष्ट खाना नहीं मिला होगा, तो अब जब तक वह आ नहीं जाता अपनी दादी के हाथ से बने स्वादिष्ट खाने का आनंद ही उठाएगा। शीला जी ने कहा कि बात सिया अपने कमरे में चली गई और रवि अपने माँ के साथ रसोई में। थोड़ी देर बाद रवि सिया के पास आता है और एक धीमी मुस्कान के साथ खड़ा हो जाता है। सिया एकदम से उठकर कहती है, ओहो थैंक्स माय स्वीट हस्बैंड, यू आर आल्सो राइट। हमें यह आइडिया पहले ही अपना लेना चाहिए था। सच में तुम्हारी माँ को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। सच ही कहा था तुमने, यह मेड के लिए कितने खर्चे करने पड़ते हैं और हमें मुफ्त में ही मिल गई। मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा। ओ माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। सिया धीरे, वरना मम्मी सुन लेगी। देखो इस मेड की फीस भी है। रवि, फीस पर तुम तो कह रहे थे मम्मी मुफ्त में मेड का काम करेगी। सिया ने कहा, अरे बाबा मतलब ये है मेरा कि मम्मी को हमारे इरादे का कभी पता नहीं चलना चाहिए। हमें बस इनसे हर काम करवाना है, बस मीठा मीठा बोलकर। हमारा काम भी निकलेगा और पैसे भी बचेंगे, रवि ने कहा। फिर यूं ही दिन बीतते गए और रवि को बेटी हुई। सभी खुश थे कि तभी सिया कहती है, मम्मी आप इसे ज़्यादा टाइम अपने पास ही रखना ताकि यह आपसे ज़्यादा जुड़ सके। सिया यह सब ऊपरी मन से कह रही थी, असल बात तो यह थी कि उसे अपनी बेटी को उसकी दादी नहीं आया के पास रखने का इरादा था। एक दिन शीला जी रवि से कहती है, बेटा तेरे भैया ने तो मुझसे धोखे से घर हथिया लिया और अब उसकी नज़र मेरे एक और ज़मीन पर है जो मैं गुड़िया के नाम करना चाहती हूँ। वह आज के बाज़ार में काफ़ी महंगी भी है और तू मुझे एक बार के लिए भारत ले चल सकता है क्या, ताकि मैं यह सारा काम निपटा कर वापस बिना कोई चिंता के यहाँ रह सकूं। ज़मीन का नाम सुनते ही रवि और सिया की खुशी का ठिकाना नहीं था। रवि कहता है, ठीक है अब की बार हम सभी चलेंगे। इसी बहाने से इन दोनों के भी भारत के दर्शन हो जाएंगे। फिर सभी भारत पहुँच जाते हैं और वह सभी एक होटल में ठहरते हैं। तो फिर सूरज भी वहां पहुंच जाता है और कहता है, मैंने सुना है आप अपनी कोई ज़मीन इनके नाम करने वाली है। ऐसा नहीं हो सकता, जो मिलेगा दोनों को बराबर मिलेगा। क्यों, जब यह घर तूने अपने नाम कर रखा था तब तुझे यह ख्याल नहीं आया। शीला जी ने कहा, हमें यह छोटा सा घर देकर रवि को बड़ा देने जा रही हैं। और तो और इतनी बड़ी ज़मीन थी आपके पास, ये बात भी आज तक मुझसे छुपा रखी थी। वह तो आप लोगों पर मेरे आदमी की नज़र थी, क्योंकि मुझे पता चल गया था आप लोग आने वाले हैं। या तो ज़मीन का हिस्सा बराबर लेंगे या फिर मैं केस करूँगा। और यह मत भूलिए आपके पागल होने का सबूत है मेरे पास। सूरज ने कहा, भैया पिछली बार मम्मी अकेली थी पर इस बार वह अकेली नहीं जो आपकी धमकी से डर जाएगी। आप तो बस अपना रास्ता देखो, आपका वह हाल करूँगा कि आप सड़क पर आ जाओगे। रवि ने गुस्से में कहा, अरे जा जा, बड़ा आया मुझे सड़क पर लाने वाला, खुद तो विदेश में सेटल है फिर भी यहाँ की ज़मीन हड़पने आ गया और अब मुझसे पूछ रहा है। मैं भी देखता हूँ यह ज़मीन तुम अकेले कैसे लेते हो। यह कहते हुए सूरज वहाँ से निकल गया। उसके निकलते ही शीला जी उसके पीछे निकलती है और रवि से, मैं इसे अभी बता कर आती हूँ, यह कहकर जाती है। फिर वह सूरज से कहती है, मैं वह ज़मीन तेरे नाम करने को तैयार हूँ, पर तुझे यह घर मेरे नाम करना होगा ताकि मैं इसके बदले तुझे वह ज़मीन देने के लिए रवि को मना सकूँ। सूरज, दरअसल इस घर पर काफ़ी यादें हैं जो अमूल्य है, वह मुझसे जुड़ी हुई है। तू राजी है या नहीं बता दे। सूरज ने कहा, फिर माँ आप जल्दी कागजात बनवाओ, मैं इधर से सब कुछ तैयार करवाता हूँ। सूरज फिर कागजात तैयार करके जब शीला जी के पास जा रहा होता है तभी रमा उससे कहती है, सुनिए जी, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो यह घर भी हमारे यहाँ से चला जाए और उधर भी हमें कुछ ना मिले। अरे मैं इतना बेवकूफ़ थोड़ी हूँ, पहले मम्मी के कागजात देखूंगा फिर इस कागजात पर साइन कर लूँगा। सूरज ने कहा। सूरज ने फिर फ़ोन किया, रवि को कहा वह माँ से बात करना चाहता है। तो इस पर शीला जी कहती है, आज शाम को तेरे यहीं आ रहे हैं तभी सारी बात होगी। पर माँ हम वहाँ क्यों जाएंगे,
आपने भैया को ऐसा क्यों कहा था? रवि ने कहा, बेटा चलना वहाँ, उसे तेरा हिस्सा चाहिए था ना। उसके साथ मैंने ऐसी चाल चली है कि अब वह हमारे काम में कोई अड़चन नहीं डालेगा। तू बस वहाँ कुछ मत कहना, सिर्फ मेरी हाँ में हाँ मिलाना। आज मेरे बच्चों को मैं ऐसा सरप्राइज दूंगी कि वह हमेशा याद रखेंगे। शीला जी ने कहा, बच्चों को? रवि ने चौंकते हुए कहा, तुझे भी तो सरप्राइज ही मिला है ना कि तेरी बच्ची के लिए इतनी बड़ी ज़मीन मैंने दी है, तो अब तेरे भैया को भी तो सरप्राइज मिलना चाहिए ना। शीला जी ने कहा। फिर तभी सूरज के यहाँ आते हैं। सूरज कहता है, माँ मैंने आपके कहे अनुसार कागजात तैयार करवा लिए और साथ में वकील को भी ले आया। ज़रा आपके पास तैयार कागजात मुझे दिखाइए, फिर मैं इन पर भी साइन कर दूँगा। यह ले बेटा, यह रही कागजात, मैंने साइन कर दिया है, तू देख ले। शीला जी ने कहा। कागजात के पहले पन्ने को देखकर ही सूरज इतना खुश हो जाता है कि वह झटपट कागजात पर साइन कर देता है। कागजात अपने हाथों में लेकर शीला जी कहती है, चल अब तू और रमा इस घर से चलता बन, और तू रवि। शीला जी अपनी पूरी बात ख़त्म भी नहीं कर पाती कि रवि खुश होकर कहता है, हाँ मम्मी, पता है भैया से आप दोनों ही छीनना चाहती थी, मैं पहले ही समझ गया, और सही भी है। इसने जो किया आपके साथ उसके बाद तो यही होना चाहिए। अरे रुक जा, भैया का इतना बखान करने से पहले खुद अपने गिरेबान में झांक ले। तू भी जो पहली फ्लाइट की टिकट मिलती है बुक करा ले, तुझे भी तो जाना होगा। शीला जी ने कहा, क्या कह रही हो मम्मी, सिर्फ मुझे? आप भी तो जाएंगे ना हमारे साथ। रवि ने कहा, देख बेटा, तुम दोनों ने अपनी बूढ़ी माँ का बड़ा फ़ायदा उठा लिया। एक ने धोखे से घर हड़प लिया और दूसरे ने मुझे नौकरानी बना दिया। सूरज, तू जिस कागजात को देखकर इतना खुश हो रहा है ना, ऐसी कोई ज़मीन मेरे पास है ही नहीं। यह तो मैं वापस भारत आना और तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए झूठ कहा था, क्योंकि अगर इस ज़मीन का लालच ना होता तो रवि मुझे यहाँ वापस कभी नहीं लाता, और न ही सूरज मुझे यह घर वापस करता। रवि, उस दिन जब तुम और तुम्हारी पत्नी सिया कमरे में बतला रहे थे, तब मैंने सुन लिया था। तभी मुझे पता चला मेरे दोनों बेटे ही नालायक हैं। तभी मैंने तय कर लिया था कि अब बहुत हो गया बेचारी बनकर रहना। अगर एक माँ अपने बच्चों के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है, तो वह उन बच्चों से नहीं लड़ सकती क्या? शीला जी ने कहा, बुढ़िया हमें नहीं देगी जायदाद तो किसे देगी? रवि ने कहा। तो शीला जी ने रंजीत को आवाज़ लगाई। दोनों बेटे गुस्से में बोले। शीला जी बोली, यह वही है जिसने तुम्हारे बाबूजी को बचाने के लिए अपनी जान लगा दी थी, और तुम दोनों ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। जो बेटे अपने पिता के लिए अपना फ़र्ज पूरा नहीं कर सकते हैं, उन्हें मेरी जायदाद में से कोई हिस्सा लेने का भी कोई हक नहीं। बुढ़िया, तो इस भिखारी को हमारे हिस्से की जायदाद देगी? दोनों बेटे चहकते हुए बोले। तो शीला जी रवि और सूरज को एक एक थप्पड़ लगाकर धक्के मारकर घर से बाहर निकालते हुए बोली, जाओ अब तुम भी देखो, एक नहीं आया ढूंढ लो। और सूरज, तू उस जमीन पर अपने लालच का मकान खड़ा कर लेना, और मैं यहाँ सुकून से अपने जीवन के आखिरी दिन बिताऊंगी। मैं इस घर को दान कर दूंगी, पर तुम जैसे औलाद को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। चाहती तो तुम दोनों को पुलिस के हवाले भी कर सकती थी, पर तुम लोगों के लिए फ़िलहाल इतना ही बहुत है। फिर तुम लोगों की वजह से तुम्हारे बच्चे क्यों भुगते? अपने दोनों बेटों को अपने जीवन से हमेशा के लिए दूर करके शीला जी ने सब कुछ रंजीत के नाम कर दिया और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी। रंजीत भी शीला जी को एक माँ की तरह प्यार करता और उन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करता। माता पिता हमारे घर में बूढ़े वृक्ष की तरह है, जो भले ही फल ना दे सके पर उसकी छाया काफ़ी है हमें सुकून देने के लिए। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी ही नई पारिवारिक कहानी के साथ, तब तक बाय एंड टेक केयर।